नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डिजिटल मीडिया यूट्यूब पेज पर। मैं कोमल पवार आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल पर। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। खबर शुरू करते हैं कोविड-19 की महामारी से। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि कोविड-19 अपने चरम पर है, यानी कि कोविड-19 की महामारी खत्म होने वाली है। आइए जानते हैं इसकी पूरी रिपोर्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने रविवार को कहा कि भारत में कोविड-19 महामारी खात्मे की ओर बढ़ रही है और कोविड-19 टीकाकरण अभियान को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों को टीके से जुड़ी विज्ञान पर भरोसा और यह सुनिश्चित कराना चाहिए कि उनके प्रियजनों को समय पर टीके लगें। साथ ही उन्होंने कहा कि दूसरे देशों के मुकाबले हमने कोविड-19 टीकों की तेजी से आपूर्ति की है, जो सुरक्षित है और उनकी प्रभावकारिता साबित हो रही है। प्रारंभिक परिणामों के आधार पर भारत में निर्मित इन टीकों को दुनिया भर में लगाए जाने के बाद प्रतिकूल प्रभाव सामने आए हैं। तो ये थी हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री की रिपोर्ट। चलते हैं अगली दूसरी खबर की तरफ। वक्त हो चला है अमृतसर से जुड़ी कुछ मुख्य जानकारियां जानने का। तो आइए देखते हैं मेरे सहयोगी धर्मेंद्र ठाकुर की ये रिपोर्ट। केंद्र द्वारा बनाए गए खेती कानूनों को लेकर जहां किसानों द्वारा दिल्ली की सरहदों पर केंद्र के खिलाफ रोष जाहिर किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ किसान राज्य सरकार की उपेक्षा का शिकार होते हुए भी नजर आ रहे हैं, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि भारत पाकिस्तान सरहद पर जीरो लाइन पर बसे गांवों के किसानों की ज्यादातर जमीनें फेसिंग लाइन और जीरो लाइन के बीच है और सरकार द्वारा इन किसानों को 10-10 हजार रुपए बतौर मुआवजा देने का दावा किया जा रहा है, जो कि जमीनी हकीकत से कोसों दूर है। बताते चले कि जिला पठानकोट के साथ लगती भारत पाकिस्तान की सरहद पर बसे गांवों के किसानों की 2100 एकड़ से ज्यादा जमीनें फेसिंग लाइन और जीरो लाइन के बीच है और किसान पिछले 4 सालों से सरकारी मुआवजे के इंतजार में है, लेकिन लंबा समय बीत जाने के बावजूद आज भी किसानों के हाथ कुछ नहीं लगा है। जो हाथ लगा है वो है आश्वासन, जिसका खुलासा खुद किसानों ने अपने मुख से किया है। तो ये थी मेरे सहयोगी धर्मेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। चलते हैं उन्हीं की अगली रिपोर्ट की तरफ। धर्मेंद्र ठाकुर की ये रिपोर्ट जो आप सभी के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन एक बहुत ही प्रेरणा स्रोत बनकर आएगी। आइए शुरू करते हैं। पंजाब में सबसे कम उम्र की लड़की सरपंच बनने के बाद बनी गांव वासियों के लिए प्रेरणा स्रोत। गांव वासियों को गांव की इस छोटी सरपंच पर है गर्व। गांव के विकास कार्यों में अपना अहम योगदान दे रही है गांव हाड़ा की पल्लवी ठाकुर। देश के प्रधानमंत्री के साथ मन की बात में भी कर चुकी हैं बात। पंजाब सरकार की ओर से भी इस सरपंच को किया गया है सम्मानित। कुछ लोग अपनी बेटियों को गर्व में ही मार देते हैं। वह लोग ये नहीं जानते कि यह बेटियां आने वाले समय में उनका नाम रोशन करेंगी। ऐसे ही एक बेटी है पठानकोट के गांव हाड़ा की, जो कि सबसे कम उम्र की सरपंच बनने का खिताब हासिल कर चुकी है। इस बेटी ने उन लोगों की बोलती भी बंद कर दी है जो अपनी बेटियों को गर्व में ही मार देते हैं और उन बेटियों के लिए भी ये मिसाल बनकर आई है जो कि जीवन में कुछ करना चाहती हैं और हालातों को देखते हुए हिम्मत छोड़ जाती है। उन सभी लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत पल्लवी ठाकुर, जो पंजाब में सबसे कम उम्र की सरपंच बनी, जिसने अपने गांव का भी बहुत विकास करवाया है और वह अपनी शिक्षा के साथ साथ गांव के विकास कार्यों में भी अपना अहम योगदान दे रही है और गांव के हर एक परिवार की बहुत ही लाडली है। पल्लवी ठाकुर लॉकडाउन के दौरान भी अपने गाँव को बहुत बढ़िया तरीके से संभालती थी। वहीं इस बारे में बातचीत करते हुए गाँव वासियों ने कहा कि पल्लवी ठाकुर बहुत ही नेक लड़की है और सभी के लिए एक मिसाल है। वहीं जब पल्लवी ठाकुर के साथ इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने कहा कि वे अपने गांव को बेहतर बनाने के लिए हर समय तैयारी करती रहती हैं और उनका यही सपना है कि वे अपने गांव के लिए कार्य करवाएं। उन्होंने महिला दिवस के मौके पर कहा कि हर एक महिला को आत्मनिर्भर होना आवश्यक है और इन महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए कई प्रयास करने होंगे और वो यह प्रयास कर रहे हैं। तो ये थी मेरे सहयोगी धर्मेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। चलते हैं अगली अमृतसर से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। रुक करते हैं मेरे सहयोगी ललित की रिपोर्ट की तरफ। आइए शुरू करते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर लोगों को कोरोना और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रति जागरूक करने के लिए महिलाएं सोशल डिस्टेंस का पालन और मास्क लगाकर 2 किलोमीटर लंबी चेन बनाई है। यह चेन फॉरेंसिक चौक से नालवटी चौक तक बनाई गई है। इसमें आंगनबाड़ी, आशा वर्करों, सामाजिक संस्थाओं व अन्य विभागों से जुड़ी महिलाएं भी शामिल हैं। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर मंजिंदर सिंह और अन्य विभागों से जुड़ी महिलाओं ने महिला दिवस के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना के कारण रैली या कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं कराया जा रहा है और महिलाओं को जागरूक करने के लिए ये चेन फॉरेंसिक चौक से नालवटी चौक तक बनाई गई है। इसमें आंगनबाड़ी, आशा वर्करों, सामाजिक संस्थाओं व अन्य विभागों से जुड़ी महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने लोगों को अपील की रुख की तरह कुक की रक्षा करनी चाहिए। तो ये थी मेरे सहयोगी ललित की रिपोर्ट। अगली बड़ी खबर के मुताबिक दिल्ली में खुला है गुरु हरकृष्ण अस्पताल। आइए जानते हैं इसकी पूरी रिपोर्ट। दिल्ली में खुला देश का सबसे हाईटेक किडनी डायलिसिस अस्पताल। इलाज से लेकर खाना सब मिलेगा फ्री। किडनी डायलिसिस अस्पताल को लेकर दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी प्रमुख मनजिंदर सिंह ने बताया कि यह अपने आप में एक पहला अस्पताल है जहां कोई कैश काउंटर नहीं होगा। सिर्फ बीमारियों, रोगियों के लिए ही रजिस्ट्रेशन काउंटर होगा। मरीज से एक पैसा भी नहीं लिया जाएगा। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यह 100 बेड का किडनी डायलिसिस अस्पताल है जहां रोजाना 500 मरीजों तक का डायलिसिस किया जा सकता है। तो ये थी दिल्ली के हाईटेक अस्पताल की रिपोर्ट आप सभी के लिए। चलते हैं अगली दूसरी खबर की तरफ। वक्त हो चला है मनोरंजन फटाफट का, तो इसलिए रुक करते हैं काजल गुप्ता की इस रिपोर्ट की तरफ। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी ने विशेष तौर पर महिलाओं के लिए बने डिजिटल प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य महिलाओं के सशक्तिकरण और वैश्विक स्तर पर महिलाओं के उत्थान के लिए काम करना है। निया शर्मा ने आधी रात को सड़क पर गाड़ी रोक कर की ऐसी हरकत, फैंस ने लगा दी है कमेंट्स की लाइन। जी हाँ, हाल ही में निया ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें वो आधी रात को गाड़ी रोककर बीच सड़क पर अपनी सहेली के साथ डांस करती हुई नजर आ रही हैं। इस वीडियो को फैंस ने जमकर लाइक और कमेंट्स करे हैं और ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल भी हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। 8 साल बाद फिर से आश्रम के बाबा निराला अब एक थ्रिल फिल्म में आएंगे नजर। अब्बास मस्तान के साथ करेंगे काम। बॉबी फिल्म में अर्जुन रामपाल, मौनी रॉय और कई लोगों के साथ आने वाले हैं नजर। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नोरा फतेही के दिलवर गाने को YouTube पर मिला 100 करोड़ व्यूज। एक्ट्रेस ने जमकर मनाया जश्न। दिलवर गाने पर 100 करोड़ व्यूज मिलने की खुशी का जश्न नोरा फतेही ने म्यूजिक कंपनी टी सीरीज के मेंबर्स और बच्चों के साथ मनाया है। नोरा फतेही का जश्न वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। पवन सिंह के शूट के दौरान एक्शन सीक्वेंस के बीच में आई एक बूढ़ी महिला। उसके बाद पवन सिंह ने जो किया, फैंस हो गए हैं काफी खुश। पवन सिंह इन दिनों यूपी के प्रतापगढ़ में निर्माता राम शर्मा की फिल्म हमारा स्वाभिमान की शूटिंग कर रहे हैं। शूटिंग के दौरान एक महिला बीच में आ गई। पवन सिंह ने शूटिंग रोककर उस बूढ़ी महिला को हाथ जोड़कर किया प्रणाम और यह देखकर फैंस काफी ज्यादा खुश हो गए। धन्यवाद काजल गुप्ता, डिजिटल मीडिया। तो ये थी मेरे सहयोगी काजल गुप्ता की रिपोर्ट। वक्त हो चला है स्पोर्ट्स जगत और शिक्षा जगत की महत्वपूर्ण जानकारी लेने का, तो इसलिए रुक करते हैं तुषार वर्मा की इस रिपोर्ट की तरफ। 9 अप्रैल से होगा दुनिया का सबसे आकर्षक T20 क्रिकेट टूर्नामेंट इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज। पहली बार कोई टीम नहीं खेल पाएगी अपने घरेलू मैदान पर। दूसरी खबर के मुताबिक 5 मैच की वनडे सीरीज का पहले मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका महिला टीम ने भारतीय महिलाओं को दी 8 विकेट से करारी शिकस्त। भारत के 178 रनों के जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने 40वीं ही ओवर में सिर्फ 2 विकेट खोकर लक्ष्य को किया हासिल। तीसरी खबर के मुताबिक एजिस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस नई दिल्ली मैराथन के 6ठे संस्करण में श्रीनु भुगाता व सुधा सिंह ने जीती मैराथन। चौथी खबर के मुताबिक विश्व चैंपियन पीवी सिंधु को स्विस ओपन के फाइनल में ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता कैरोलिना मरीन ने एक तरफा मुकाबले में दी शिकस्त। स्पेन की कैरोलिना मरीन ने सिंधु को सिर्फ 35 मिनट में
21-12, 21-5 से दी मात। 5वीं खबर के मुताबिक भारत के बजरंग पुनिया रोम में जारी मिताओ पेलिकॉन वर्ल्ड रैंकिंग सीरीज के फाइनल में किया प्रवेश। तो ये थी आज की स्पोर्ट्स जगत से जुड़ी कुछ खबरें। धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं एजुकेशन से जुड़ी कुछ खबरों का। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल स्कूल के छात्राओं के साथ करेंगे बातचीत। यह लाइव इंटरेक्शन आज सुबह 11 बजे से 11:30 बजे तक निर्धारित है। दूसरी खबर के मुताबिक कश्मीर डिवीज़न के लिए 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के नतीजे घोषित। तीसरी खबर के मुताबिक राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी ने बिहार CSO रिजल्ट 2021 जारी। 16 मार्च से होगा DV राउंड शुरू। चौथी खबर के मुताबिक कल से स्कूलों में शुरू होगा नामांकन अभियान। बच्चों की उपस्थिति बढ़ाना शिक्षा विभाग के लिए बड़ी चुनौती। पांचवी खबर के मुताबिक रांची यूनिवर्सिटी में UG PG के 32,000 छात्र अगले सेमेस्टर में होंगे प्रमोट। तो ये थी मेरे सहयोगी तुषार वर्मा की रिपोर्ट। वक्त हो चला है चुनाव से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जानने का, तो इसीलिए रुक करते हैं अमीषा शर्मा की चुनाव रिपोर्ट का। द्रमुक और कांग्रेस ने रविवार को एक साथ तमिलनाडु विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए सीट साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए। द्रमुक ने गठबंधन के लिए कांग्रेस को 25 विधानसभा सीटें आवंटित की हैं। इसके अलावा कांग्रेस कन्याकुमारी लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव लड़ेगी। DMK अध्यक्ष MK स्टालिन और तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष KS अलगारी ने रविवार को अन्ना अरियुलम में सीट साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए। अलगारी ने इस सौदे पर हस्ताक्षर करने के बाद संवाददाताओं से कहा, यह चुनाव सीटों की संख्या से अधिक धर्मनिरपेक्ष तख्ते को मजबूत करने की आवश्यकता के बारे में है। भाजपा के प्रसार को रोकने के लिए, जो कोरोना वायरस से अधिक खतरनाक है, सभी धर्मनिरपेक्ष दल भाजपा और उसके सहयोगी को पराजित करने के एकल उद्देश्य के साथ हाथ मिलाना था। MK स्टालिन ने रविवार को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में एक सार्वजनिक बैठक में अपना 10 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। विजन डॉक्यूमेंट अर्थव्यवस्था, कृषि, जल प्रबंधन, शिक्षा और स्वास्थ्य, स्वच्छता, शहरी विकास, ग्रामीण बुनियादी और ढांचा, सामाजिक न्याय सहित 7 क्षेत्रों को छूता है। DMK का पहला लक्ष्य अगले दशक में दोहरे अंकों की आर्थिक वृद्धि हासिल करना है। इसके अलावा DMK के विजन डॉक्यूमेंट में यह भी कहा गया है कि अगर सत्ता में वोट दिया जाए तो तमिलनाडु के प्रत्येक गृहिणी को 1000 रुपए की मासिक किस्त दी जाएगी। प्रत्येक ग्रामीण घर में अगले 10 वर्षों में नल का पानी होगा। इसके लिए स्टालिन ने तिरुचिरापल्ली में जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि DMK की ग्रामीण विकास योजना में गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी शामिल है। DMK ने 9.75 लाख कंक्रीट घर बनाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। स्टालिन ने यह भी वादा किया कि अगर सत्ता में वोट दिया तो उनकी सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े समुदाय के लिए शैक्षिक छात्रवृत्ति को दोगुना कर देगी। प्रौद्योगिकी की मदद से मैनुअल स्क्वेंजिंग को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। MK स्टालिन ने रविवार को त्रिची में समर्थकों को बताया। कृषि क्षेत्र का उल्लेख करते हुए MK स्टालिन ने कहा, तमिलनाडु में अभी तक 10 लाख हेक्टेयर में 2 फसलें हैं। अगले 10 वर्षों में इसे दोगुना बढ़ाकर 20 लाख हेक्टेयर कर दिया जाएगा। कमल हसन ने स्टालिन पर MNM के चुनावी विचारों की नकल करने का आरोप लगाया है। इस बीच MNM के अध्यक्ष और अभिनेता कमल हसन ने दावा किया है कि DMK अध्यक्ष MK स्टालिन ने घर बनाने वालों के लिए मासिक वेतन प्रदान करने, 50 लाख नौकरियों के अवसर के सृजन और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों के उत्थान के अपने वादे की नकल की है। उन्होंने हमारे विचारों को लिया है और उन्हें अपने ही तमिल में दोहराया है। जब मैंने कहा कि हम घर बनाने वाले को वेतन देंगे तो उनका कहना है कि वह उन्हें प्रति माह 1000 रुपए देंगे। हम ऐसा करने वाले पहले राजनीतिक दल हैं। हसन ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी ने 5 साल में 50 लाख नौकरियों के सृजन का वादा किया था। हसन ने कहा, अब वह कहते हैं कि वे प्रति वर्ष 10 लाख नौकरियां पैदा करेंगे। यह 5 साल में 50 लाख नौकरियों के अलावा कुछ नहीं है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जिनका जानना आपका बेहद जरूरी था। तो अगर ये वीडियो पसंद आए, इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने परिवार वालों के साथ इसे बांटना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और बने रहिए डिजिटल मीडिया के साथ। नमस्कार।